Dear students, you are watching AM Academic classes and I am विपिन यादव। तो आज की क्लास में हम लोग स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन। आपने सुना होगा कि मैट्रिक्स को सॉल्व करने का एक मेथड है, इनवर्स फाइंड करने का एक मेथड है एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो आइए बात करते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है और इसे कैसे, इसके क्या रूल्स हैं और इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो आइए सीखते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, और इसे बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोल सकते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये आइए बात करते हैं स्टूडेंट्स कि ये कैसे अप्लाई होता है और इसके क्या रूल्स हैं। तो अगर हम इसकी बेसिकली बात करें तो इसके 3 रूल्स हैं। कितने रूल्स हैं? 3 रूल्स हैं। किसके? ट्रांसफॉर्मेशन के, एलिमेंट्री ऑपरेशन के। बट ये 3 रूल्स किसके हैं? अब इसमें 3 रूल्स रो के भी आ जाते हैं और 3 रूल किसके आ जाते हैं? कॉलम के भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कितने रूल हो गए? 3 और 3 कितने हो गए? 6 रूल हो गए। यहाँ तो चाहे तो आप ये कह लें कि इसके 3 रूल्स हैं, या कहते 3 रो के हैं और 3 कॉलम के रूल हैं। तो 3 रो के भी रूल होते हैं और 3 कॉलम के भी रूल होते हैं। तो आ गई होगी बात समझ में। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे कि पहला रूल पढ़ने वाले हम लोग। आइए बात करते हैं पहला रूल क्या है आपका। पहला रूल कहता है इंटरचेंज एनी टू रो और कॉलम। एनी टू रोज और कॉलम। इसका मतलब क्या कि किसी मैट्रिक्स के किन्हीं दो रो को क्या कर सकते हैं? आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज करने का मतलब क्या होता है कि प्लेस वैल्यू क्या हो जाए? बदल जाए। जैसे ये हैंड है, ऐसे हो जाए, बस क्या हुआ? इंटरचेंज ही तो हुआ। ये क्या हुआ? इंटरचेंज हो गया। ये एक बक्सा था और ये एक बक्सा था। इस बक्से को उठाकर यहां रख दो, इस बक्से को उठाकर यहां रख दो। ये क्या हो गया? इंटरचेंज ही तो है आपका। आ रही होगी बात समझ में। चलिए, तो क्या करना है? लेकिन यहां पर हमको क्या करना है? इंटरचेंज एनी 2 रोज और 2 कॉलम। किसके? मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम ना हम लोग। यहां पर मैट्रिक्स को इंटरचेंज करेंगे। यहां हमने एक लेट कर लिया, एक मैट्रिक्स लेट कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या कहलाता है आपका? R1। ये क्या होता है? R2। और ये क्या होता है? R3। ये क्या होता है? C1। ये C2 और ये C3। अब बात समझिएगा हमारी। इंटरचेंज, अब इसमें एक्चुअल में है तो ये एक ही रूल, लेकिन इसमें 2 पार्ट है। एक रो का है और एक इसका है? कॉलम का है। तो मैंने लिख दिया R1 रिप्लेस R2। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ कि R1 को आपको R2 में चेंज कर देना है। अगर मैंने इधर भी एरो लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? इंटरचेंज हो गया। क्या हो गया? इंटरचेंज हो गया। इसका मतलब R1 R2 में चेंज हो गया और R2 R1 में चेंज हो गया, आपस में चेंज हो गए। चलिए चेंज कर देते हैं। क्या करना है हमको? R1 को R2 में, तो ये R2 R1 के प्लेस पर चला जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 5 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा। और ये तो चेंज होगा ही नहीं। 7 8 9 ये अपने प्लेस पर ही रहेगा। आ गई बात समझ में। अब बात करते हैं, तो ये किसका था नियम? ये किसका रूल था? रो का था। अब कॉलम की बात करते हैं। तो कॉलम को जैसे मैंने कहा C1 रिप्लेस C2 एंड C2 रिप्लेस C1। कॉलम में C1 को C2 के प्लेस पर और C2 को C1 के प्लेस पर इंटरचेंज कर देना है आपको। तो कैसे चेंज करेंगे समझिए। ये C1 है, C2 है और ये C1 है। इनको इसके प्लेस पर और इसको इसके प्लेस पर, ये सारे के सारे एलिमेंट उठाकर यहां पर रख दीजिए आप। तो क्या हो जाएगा? 2 5 8 हो जाएगा। और C1 वाले इधर ले आइए, तो 1 4 7 हो जाएगा। और 3 6 9 लिखा हुआ है, 3 6 9 नोट कर दीजिए। तो ये था हमारा पहला रूल।
और इस पहले रूल का पहला ये पार्ट था और एक पार्ट ये था, तो इसका मतलब दो पार्ट इसके हो गए। अब बात करेंगे हम लोग पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 मीन्स क्या, रूल नंबर 2 की। तो नोट डाउन एंड बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। देखते हैं रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। इसका मतलब क्या होता है, तो आइए समझते हैं। इसका मतलब क्या है, किसी भी मैट्रिक्स को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले ली A इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, वही मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने ये एक मैट्रिक्स ले ली और इस मैट्रिक्स में हमको करना क्या है, आइए बात को समझते हैं कि मैट्रिक्स में करना क्या है। कह रहा है कि द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर कॉलम। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कह दिया R1 रिप्लेस 1/2 R2। इसका मतलब क्या, R1 1/R1। इसका मतलब क्या हुआ कि R1 में हमने क्या कर दिया, 1/2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बनेगा आपका 1/2 बन जाएगा। इसमें 2 से 1/2 से करेंगे तो ये 1 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा 3/2 बन जाएगा। और इनको एज इट इज नोट कर देंगे तो हो जाएगा 7 8 और 9 हो जाएगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि मल्टीप्लिकेशन हम लोग किसी भी रो और किसी कॉलम में बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही हम अगर बात करें कॉलम की, तो कॉलम को C1 1/2 क्या कर सकते हैं, C1 कह सकते हैं। इसका मतलब क्या कि C1 जो कॉलम है उसमें मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो C1 कॉलम कहां पर है आपके पास, समझिए। तो C1 कॉलम यही तो है आपके पास। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 1/2 आ जाएगा और यहां पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और यहां पर हो जाएगा आपके पास 7/2 हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा, एज इट इज नोट कर देंगे 2 5 8 3 6 एंड 9। तो ये क्या था, ये हमारा दूसरा रूल था। दूसरा रूल क्या कहता है कि R1 रिप्लेस 1/2 R2, या इसे ऐसे नोट कर सकते हैं R1 या I मतलब कोई भी रो हो, I रो इंटरचेंज के I, ऐसे यहां पर इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 5 और क्या होना चाहिए एंड R भी कह सकते हैं। अगर कॉलम में कहें तो इसे क्या जे बोलते हैं, जे हो सकता है, क्या हो सकता है जे इंटरचेंज 1/2 या के कह सकते हैं, कोई कांस्टेंट दे सकते हैं C जे। यहां पर के क्या है, के डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर बोला गया कि आ नॉन जीरो नंबर। इसका मतलब जो कांस्टेंट होना चाहिए, जो नंबर होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 से मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। तो क्लियर हो गई होगी बात। तो ये था हमारा दूसरा रूल। फिर से समझ लीजिए क्या करना होता है, किसी भी रो में किसी भी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं या किसी भी कॉलम में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो ये था हमारा रूल नंबर 2 एंड नोट डाउन एंड बात करते हैं रूल नंबर 3 की। तो बात करते हैं रूल नंबर 3 की। तो रूल नंबर 3 कहा गया कि द एडिशन ऑफ द टू एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रो और कॉलम, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, आइए बात समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। बहुत ही आसान बात कही गई है। कहा गया कि जैसे मैंने एक ले लिया, नंबर ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने कोई एक मैट्रिक्स ले ली और इस मैट्रिक्स में क्या करना है, अब बात समझ में आ गई होगी कि अगर ये रूल 3 है तो इसमें दो पार्ट होंगे, एक किसका रूल होगा, एक रो का होगा और एक कॉलम का होगा डेफिनेटली। तो इसका कहने का मतलब है, जैसे मैंने कह दिया R1 को मैं चेंज करना चाहता हूं, R1 रिप्लेस R1 प्लस 2R2, क्या लिख दिया 2R2।
द एडिशन ऐड हो गया, द एलिमेंट्स ऑफ द रो और कॉलम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मींस क्या होगा, 4 से 1 में ऐड होगा, ये ऐड हो जाएंगे और ये ऐड हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि ये इसका एलिमेंट ये एलिमेंट्स के साथ ऐड हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो वही कहने का मतलब है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो, एनी अदर रो मींस क्या, ये R1 थी, ये एनी अदर रो क्या हो गई R2, एनी अदर रो आर कॉलम मल्टीप्लाइड बाई एनी नॉन जीरो नंबर। तो मल्टीप्लाई बाई एनी नॉन जीरो नंबर क्या हो गया, मैंने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसी रिक्वायरमेंट हो उस नंबर से मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब यही था कि यहां से अगर हम इसको चेंज करना चाहें, R1 को चेंज करना है किसमें, R1 प्लस 2R2 में। तो ये R1 है, ये R1 है, इसको चेंज करना है R1 प्लस 2R2, 4 2 जा 8, 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है। 5 2 जा 10, ये 12 हो जाएगा, 6 2 जा 12, ये 15 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ये 5 6 7 8 9। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि इसका कहने का मतलब क्या था, ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार से इसमें बात करते हैं, C1 रिप्लेस C1 प्लस 2C2 की बात कर लेते हैं। अब क्या करना है, कॉलम में चेंज करना है आपको, क्या करना है, कॉलम में चेंज करना है। तो आइए बात करते हैं कॉलम में कैसे चेंज करते हैं। तो ये कॉलम है, ये C1 है, C1 रिप्लेस करना है C1 प्लस 2C2। तो ये C1 और C2, 2 2 जा 4, 4 1 कितना हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10, ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 8 2 जा 16 हो जाएगा, 8 2 जा 16, तो फिर 2 C2 करना है, 8 2 जा 16, 16 और 7 क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, यहाँ मैंने लिख दिया 23। और बाकी के सारे के सारे जो भी कॉलम्स है उनको एज इट इज नोट कर दिया मैंने। तो ये नोट कर दिया 3 6 एंड 9। तो आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। क्या करना है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि किसी भी रो या किसी कॉलम को ऐड करके और उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ काम जरूरत है हमको, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन का रूल नंबर 3 था। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है इनवर्टिबल मैट्रिसेस। तो इनवर्टिबल मैट्रिसेस क्या होती हैं, आइए बात समझते हैं कुछ। इसका मतलब क्या फाइंड करना है, इनवर्टिबल फाइंड करना है। जैसे हमने कहा कि इनवर्स होता है, क्या होता है, इनवर्स होता है। तो ऐसे इनवर्टिबल कैसे अगर बात करें, तो सबसे पहले इनवर्टिबल मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, लेट ए एंड बी आर 2 स्क्वायर, let A and B are 2 square matrices of same order। क्या होनी चाहिए, सेम ऑर्डर M। एक सेम ऑर्डर क्या होगा, M मतलब क्या होगा, जब ऑर्डर सेम है तो एक से भी डिनोट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होनी चाहिए, 2 मैट्रिसेस होनी चाहिए, और वो कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। आ गई बात समझ, दोनों की दोनों मैट्रिसेस क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और उनका जो ऑर्डर होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ऐसा भी हो सकता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। अब आपको आई समझ में आ ही गया होगा कि आई क्या है। तो आई क्या होती है, आई जा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ओके, तो बात समझते हैं, हम लोग समझते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होता है। इट्स मीन ए बी का जो मल्टीप्लाई होगा और बी ए का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल हो जाएगा। अगर यहां पर अगर बात करें, बी इज द इनवर्स ऑफ ए, B is the inverse of A, B is the inverse of A। इसको ऐसे नोट कर सकते हैं यहां पर हम लोग कि B is equal to A इनवर्स। क्या नोट कर सकते हैं, B is equal to A इनवर्स। जो B होगा वो क्या होगा, इनवर्स ऑफ A होगा। या इसे A is the
इनवर्स ऑफ बी, इसे आर कैसे नोट कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी इनवर्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बी इनवर्स। ए इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, बी इनवर्स कह सकते हैं। क्लियर है। अब यहां पर थोड़ी सी अगर और बात करें तो क्या बात करने वाले हैं, हाँ, अगर हम कहते कोई एक मैट्रिक्स है, क्या है, कोई मैट्रिक्स है, अगर कोई एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में अगर किसी भी इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाती है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। फिर समझिए, किसी भी मैट्रिक्स में अगर इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती है। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, बात समझिएगा, इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ए इनवर्स ए इज इक्वल टू भी क्या होगा, आई बी होगा। आ गई बात समझिए, कि अगर किसी भी, फिर समझिए, किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसके इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या बन जाती है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। चलिए, क्या बोला गया, ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई। चलिए, बी इज द इनवर्स ऑफ ए, या बी इक्वल टू ए इनवर्स कह सकते हैं, ए इज द इनवर्स ऑफ बी कह सकते हैं। तो क्या हो सकता है, ए इक्वल टू बी इनवर्स कह सकते हैं, या इसे ए इनवर्स इक्वल टू आई, ए इनवर्स ए इक्वल टू आई। ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, हाँ, एग्जांपल से समझते हैं। चलिए देखिए, एक एग्जांपल मैंने ले लिया, एक मैट्रिक्स ले लिया हमने, ये एक मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, और एक बी मैट्रिक्स ले लिया। ये क्या ले लिया मैंने, एक बी मैट्रिक्स ले लिया। आइए इसका प्रूफ करके देखते हैं, क्या ये जो स्टेटमेंट कहा जा रहा है क्या ये सही है कि नहीं सही है। तो इसका एग्जांपल के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, ए बी फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं, ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी कैसे फाइंड करेंगे, ये R1 है, इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 3 1 जा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। फिर इसका इससे करेंगे तो -3 हो जाएगा, और इसका इससे करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये आ गई आपके पास ए बी की जो वैल्यू आ गई है आपके पास, ये कितनी आ गई, हाँ, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 0 0 1 आ गई। तो यहां से क्या आ रहा है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है कि नहीं आ रही है, बिल्कुल एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड हो पा रही है। अब इसी प्रकार से अगर हम बी ए फाइंड करें, क्या फाइंड करें, ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो है। अगर यहां से अगर हम बी ए फाइंड करें तो बी ए समझिएगा, बी ए मतलब क्या होगा, इसका इससे मल्टीपल होगा। चलिए एक बार नोट कर लेते हैं, 2 -3 -1 2, ठीक है, और एक मैट्रिक्स ए क्या दी गई है, 2 3 1 2 दी गई है। ओके, यहां से ये बी ए फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हाँ, मल्टीप्लाई कर लीजिए इनका तरह, 2 2 जा 4 -3, इसका इससे करेंगे तो 3 2 जा 6 वो -6 हो जाएगा। इसका इससे करेंगे तो हो जाएगा -2 + 2, ठीक है। इसका इससे करेंगे तो -3 + 4। यहां से देखिए ये भी कितना आ गया, 1 0 0 1 आ गया। तो ये भी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और बी इक्वल टू भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वी कैन से दैट कि बी ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या हो सकता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो ये क्या था, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस थी। क्या थी हमारी एक टॉपिक की, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस थी। तो अब बात करते हैं, हाँ, थोड़ा सा यहीं पर एक अगर बात करें, हाँ, एक चीज समझिए पहले कि कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर उसका इनवर्स कोई भी मैट्रिक्स हो तो मैट्रिक्स कितने प्रकार से हो सकती है, 2 प्रकार से हो सकती है। या तो रेक्टेंगुलर होगी या फिर क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। एक रेक्टेंगुलर होगी या फिर
स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो समझिए हमारी बात, अगर हम बात करें कि इन्वर्टिबल कब एग्जिस्ट करेगा और इन्वर्टिबल कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस बात पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि इन्वर्टिबल कब एग्जिस्ट करेगा और इन्वर्टिबल कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स किस प्रकार से होगी, या तो मैट्रिक्स क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, और एक क्या हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है। अगर रो और कॉलम इक्वल हैं तो स्क्वायर हो जाएगी, अगर रो और कॉलम इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगी, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। दो ही प्रकार से मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो अगर इसमें दो पॉसिबिलिटी है, क्या है, इसमें दो पॉसिबिलिटी है कि इन्वर्टिबल एग्जिस्ट कर सकता है, क्या हो सकता है, इन्वर्टिबल एग्जिस्ट कर सकता है, और इसमें इन्वर्टिबल एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है, क्या हो सकता है, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये जरूरी नहीं है कि उसका इन्वर्टिबल फाइंड ही किया जा सके। आई बात समझ क्लियर है? इसका मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट कर भी सकता है और एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, नेवर एग्जिस्ट करेगा। नेवर एग्जिस्ट मतलब क्या, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होगी कि एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से इन्वर्टिबल फाइंड किया जा सके। तो ये हमारा था एक टॉपिक कि इन्वर्टिबल कब फाइंड होगा और कब इन्वर्टिबल नहीं फाइंड होगा। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात, इतना नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, यूनिकनेस ऑफ मैट्रिक्स। देखते हैं हम लोग कि यूनिकनेस ऑफ द इनवर्स या फिर इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है तो क्या एक अनदर मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट कर सकती है या उसी की वैल्यू आ सकती है। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यूनिक मतलब क्या होता है, वो एक सेम वैल्यू होगी, क्या होगी, यूनिक मतलब क्या होता है, जिस जैसा और कोई नहीं होता है उसे तो यूनिक कहते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें, अभी हमने सीखा कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। सीखा कि नहीं सीखा, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। हमने यहां पर क्या किया, एक लेट कर लिया, लेट एन अदर मैट्रिक्स, लेट एन अदर मैट्रिक्स सी। क्या लेट कर लिया, एक एन अदर मैट्रिक्स हमने लेट कर लिया, सी लेट कर लिया। अगर एक एन अदर मैट्रिक्स सी लेट किया तो क्या होना चाहिए, होना चाहिए कि ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई होना चाहिए। अब बात समझ में आ गई कि यहां पर एक चीज और है, यहां पर हम ये भी तो कह सकते हैं कि b इज इक्वल टू बी आई, बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी आई, और बी आई, बी क्या होती है, एक मैट्रिक्स है, और आई क्या, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। और अगर हम आई के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, आई के प्लेस पर ए सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि बी और ए सी कह सकते हैं, कह सकते हैं आई के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एसी पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। या फिर इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं, यहां पर मैंने कह दिया बी ए इंटू सी कह दिया, ये भी तो सही बात है, इसको एक साथ ले लिया, इसको बाहर कर लिया। अब बी ए के प्लेस पर हम लोग क्या कह सकते हैं, बी ए के प्लेस पर क्या कह सकते हैं, बी ए, यहां पर बी ए के प्लेस पर आई कह सकते हैं, या इसे हम कह सकते हैं आई सी कह सकते हैं। यहां पर आई मैंने पुट कर दिया तो ये हो गया आई सी, और हम जानते हैं कि C इक्वल टू क्या, आई सी इक्वल ही होता है, तो इसके इक्वल हम क्या कह सकते हैं, C कह सकते हैं। यहां से क्या समझ में आया कि B इक्वल टू क्या निकल के आया, C निकल के आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई मैट्रिक्स है तो क्या होगी, एक यूनिक मैट्रिक्स
होगी। यहां से क्या आ गया कि B इज इक्वल टू C आ गया। इसका मतलब भाई अनदर मैट्रिक्स लेंगे तो वो भी क्या होगी, B मैट्रिक्स के क्या हो जाएगी, इक्वल ही होगी। तो नोट डाउन। बात करते हैं, एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि AB इनवर्स एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो नोट डाउन, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, कहती है कि ए बी इनवर्स जो होता है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के क्या होता है, इक्वल होता है। क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो ए बी इनवर्स होता है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी का एक प्रूफ भी है, तो आइए इसका प्रूफ भी करके हम लोग देख लेते हैं। जैसे थोड़ा सा याद करिए, मैंने आपको सिखाया कि ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आई होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। वैसे ही अगर मैंने एक ए बी मैट्रिक्स ले लिया और ए बी मैट्रिक्स को हमने ए बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो किसके हो गए इक्वल, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल ही होता है। तो यहां पर मैंने क्या किया, प्री मल्टीप्लीकेशन बाय ए इनवर्स, क्या मैंने कर दिया, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लीकेशन मींस क्या, दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया। जब दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ए बी और क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स आई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको हम लोग जानते हैं ए इनवर्स ए इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं आई बी और क्या लिख सकते हैं, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स आई। अगर हम कहें इसको आई आई कैंसिल कर दें तो कोई बात नहीं होगी, तो यहां से आपके पास बचेगा क्या, बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये तो बचने वाला है। अब यहां पर फिर से हम लोग करने वाले हैं प्री मल्टीप्लीकेशन बाय, अब की करने वाले हैं बी इनवर्स से, जिससे करने वाले हैं बी इनवर्स से मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं। तो जब ये बी इनवर्स से मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप तो क्या बचेगा आपके पास, यहां समझिए बी इनवर्स बी बचेगा, इधर से इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए बी इनवर्स हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा, बी इनवर्स ए इनवर्स बचेगा। यहां से मल्टीप्लाई कर देना, प्री मल्टीप्लाई, बी भी क्या हो जाएगा, ये आपके पास आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इसको छोड़ सकते हैं हम लोग, तो हो सकता है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये एक प्रॉपर्टी थी, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी और इस प्रॉपर्टी का यूज भी होता है। और ये प्रॉपर्टी जो है एग्जाम में पूछी भी जाती है, तो इसको नोट कर लीजिए। एंड अब बात करते हैं इसका इंट्रोडक्शन नंबर पार्ट 2, और उसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं और उनका एक क्या फंडामेंटल होता है और हमारा जो एम होता है वो क्या करना होता है, इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो इफ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Thank you for watching my videos.